हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विदा क्लासेस विदा एजुकेशन ऐप पर। मैं आपका दोस्त एस भारद्वाज आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। हमारी आज की वीडियो का विषय रहेगा अनुसूचियाँ। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। धीरे धीरे ये समय के साथ आगे बढ़ती गई और वर्तमान के इनकी संख्या होगी 12। तो आज इन 12 अनुसूचियों के विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनुसूची 1 के बारे में। पहली अनुसूची में क्या है? भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पहली जो अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या है, 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो आर्टिकल है वो पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 1 जो है, अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 जो है वो कहता है नए राज्यों का भारत में शामिल करना। नए राज्य भारत में शामिल करना। ये जो नए राज्य हैं बाहर से शामिल किए जाएंगे, बाहरी क्षेत्र से। आर्टिकल 3 जो है वो कहता है भारत में नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3 के अनुसार भारत के अंदर ही नए राज्यों का निर्माण होना है या उनकी सीमाएं जो तय करनी है वो होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि बाहरी क्षेत्र जब भारत के अंदर शामिल होगा तो उनमें नए राज्यों का जो निर्माण होगा वो क्या है? आर्टिकल 2 है। और जो आर्टिकल 4 है, अनुच्छेद 4 है, वो कहता है अनुसूची 1 और अनुसूची 4। अनुसूची 1 और 4 में जो संशोधन होगा वो 68 आर्टिकल 368 के अनुसार न होके नॉर्मली होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका अनुच्छेद 4, 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक किसके अंदर है? भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसके अंदर है। दूसरा क्या है कि जिस समय भारत देश का निर्माण हुआ 1950 के अंदर भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? जो राज्य थे वो 4 भागों में विभाजित थे, बटे हुए थे। क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ। क के अंदर 9 राज्य थे, ख 9 राज्य, ग 10 राज्य और घ के अंदर 1 केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो इस प्रकार उस समय जो राज्यों की संख्या कितनी थी? कुल मिला के 29 थी। 1956 में, जो 1953 में फजल अली आयोग गठित हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी, उसके अनुसार राज्यों की संख्या होगी 14+6। उसके बाद धीरे धीरे राज्यों की संख्या आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते हुए जून 2014 में राज्यों की संख्या कितनी होगी? 29+7। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना। तो इस प्रकार 2 जून 2014 को राज्यों की संख्या 29+7, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे। ठीक है, आगे बढ़कर यही आपके 2019 में राज्यों की संख्या आपकी होगी 28+9। 28 राज्य और यूटी आपकी 9। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी प्रकार थोड़ा आगे चलने पर ये 31 अक्टूबर को हुआ भाई, 31 अक्टूबर 2019 को। जनवरी 2020 को या जनवरी 2020 से वर्तमान में अब राज्यों की संख्या कितनी है? 28+8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। ठीक है, 8 एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दादर नगर हवेली और दमन दीव का आपस में
विलय कर दिया गया और विलय होने के बाद में अब केंद्र शासित राज्यों की संख्या रहेगी 8। तो इस प्रकार ये आपकी पहली अनुसूची थी। पहली अनुसूची में संविधान लागू होने के समय राज्यों की संख्या थी वो कुल मिला के 29 थी। राज्य जो थे 4 भागों में बटे हुए थे, क ख ग घ 9 9 10 1। ठीक है, ख के अंदर ये बदमाश राज्य आते थे, ये बाद में खत्म कर दिए गए। इसके बाद 1953 में जो फजल अली आयोग गठित हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 में, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आगे चलने के बाद में 2014 में राज्यों की संख्या 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग बना। किससे अलग बना? आंध्र प्रदेश से। और केंद्र शासित राज्य आपके हो गए 7। 31 अक्टूबर 2019 को राज्यों की संख्या होगी 28 और केंद्र शासित प्रदेश होगी 9। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उससे संबंधित विधेयक लाया गया आपका 5 अगस्त को राज्यसभा के अंदर, वो पास हो गया। 6 अगस्त को लोकसभा के अंदर हो गया, वो भी पास हो गया। उसके बाद में 31 अक्टूबर को इसको केंद्र शासित राज्य में बदल दिया गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है भाई आपका सरदार पटेल की याद में। ठीक है, नेक्स्ट आपका संविधान की दूसरी अनुसूची, जिसमें वेतन व भत्ते, भारतीय संचय निधि से जो लोग वेतन भत्ते व पेंशन लेते हैं उनका वर्णन है। जैसे भारत के आपके राष्ट्रपति है, ये संचय निधि से वेतन लेते हैं, इनका वर्णन है। सर्वाधिक वेतन है इनका 5 लाख वर्तमान में, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद आपका उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, और आपके राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषद के सभापति, उपसभापति इसके अंतर्गत आते हैं। जिनको भी वेतन भत्ते वो मिलते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जो भारतीय संचय निधि से वेतन प्राप्त करते हैं वो सभी लोग इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुसूची 3 की, जिसके अंदर शपथ है। शपथ ओथ जो ली जाती है जब भी कोई मंत्री पद ग्रहण करता है तो उस समय जो शपथ दिलाई जाती है वो है। शपथ के बारे में बार बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और हम बार बार इनको रटने की कोशिश करते हैं। भाई रटना नहीं है, इनको तो थोड़ा समझना है। यदि हम समझ गए ना तो काम आसान हो जाएगा। देखो भाई, देश के लिए जो सबसे बड़ा पद है वो आपका कौन है? राष्ट्रपति। आपके जो राष्ट्रपति है इनको शपथ दिलाता है आपका देश का सबसे बड़ा कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 33 + 1, कुल मिला के हो गए 34। लेकिन मूल संविधान में इनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में इनकी सदस्यों की संख्या थी 7 + 1। यदि आज भी आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो 7 + 1 ही होगा। यदि वर्तमान सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाए तो 33 + 1 है। ठीक है, इसके बाद देश के सबसे बड़े व्यक्ति को शपथ दिलाता है देश का सबसे बड़ा न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो वो दिलाएगा, यदि वो नहीं है तो उसके द्वारा निर्मित चुना हुआ कोई भी व्यक्ति शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय है, न्यायाधीश हैं, इनको शपथ दिलाएंगे आपके राष्ट्रपति। इसके बाद भारत का जो प्रधानमंत्री होगा इसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का अपना एक मंत्री परिषद होता है। ठीक है, मंत्री परिषद जो अपने मंत्री होते हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। इसके अलावा जो आपके उपराष्ट्रपति होंगे उनको भी शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ये हमारे सेंटर की इकाई है। इसी की तरह ठीक अपने राज्य के अंदर भी होता है। राज्य का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? आपका राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? हाई कोर्ट। ठीक, राज्य के जो हाई कोर्ट हैं उसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ठीक है, और आपके जो राज्यपाल, राज्य के अंदर जो सीएम होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। सीएम का भी अपना एक मंत्रिमंडल होता है।
उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। इसके अलावा आपके क्या रह गया? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? राज्यपाल नहीं भाई, उपराज्यपाल अपने आप में राज्य की सबसे बड़ी इकाई है। जहां भी उपराज्यपाल है वहां राज्यपाल नहीं है, तो सबसे बड़े व्यक्ति को कौन शपथ दिलाता है? सबसे बड़ा कोर्ट। तो उस क्षेत्र का हाई कोर्ट जो होगा, उपराज्यपाल जैसे कि आपका पांडिचेरी के अंदर है मैडम किरण बेदी, अभी भी वहां पे है, दिल्ली के अंदर है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, यहाँ के जो हाई कोर्ट होंगे वो इसको शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट आपकी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के अंदर क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, बंटवारा। किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएगा, इसका बंटवारा किया गया। वर्तमान में सबसे अधिक सदस्य यूपी से आते हैं राज्यसभा में, वो है 31। इसके अलावा सभी राज्यों से राज्यसभा में सदस्य आते हैं, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में सदस्य नहीं आते। अब से पहले दिल्ली और पांडिचेरी से केवल राज्यसभा में सदस्य आते थे, लेकिन अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर से भी राज्यसभा में सदस्य आते हैं। तो 3 केंद्र शासित राज्य हैं जहां से राज्यसभा में सदस्य आते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी जो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ से कोई भी राज्य सभा में सदस्य नहीं आता। नेक्स्ट है आपका 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। जो 5वीं अनुसूची है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो आपके अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका जो नियंत्रण है या उनका जो प्रशासन है वो कैसे चलाया जाएगा। वर्तमान में 2016 के अनुसार ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर कि ये क्षेत्र है अनुसूचित जातीय क्षेत्र जो हैं, जो उसके अंदर 10 राज्य हैं। लेकिन इन 10 राज्यों के अंदर क्या है, आपके ये 4 राज्य नहीं आते भाई, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है ये आपकी 6ठी अनुसूची में। अब इन 10 राज्यों के नाम याद करने में यदि आप वैसे याद करोगे तो आपको कठिन लगेगा, यदि हम मानचित्र के माध्यम से याद करोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। देखिएगा भाई कैसे, देखो भाई कैसे। ये 10 राज्य कौन कौन से, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। जो राज्य आते हैं, राजस्थान, इसके ठीक नीचे क्या हो गया आपका गुजरात। मध्य प्रदेश, इसके ठीक नीचे क्या हो गया महाराष्ट्र। इसके बाद ये आपका कौन सा हो गया छत्तीसगढ़, इसके ठीक नीचे हो गया आपका तेलंगाना, उड़ीसा, और ये इसके बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश। 2-2 राज्यों की सीधी बेल्ट जा रही है, ये याद करनी, समझनी है, रट्टा नहीं लगाना, कभी नहीं भूलोगे भाई। इस तरह से यदि याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। आपका ये हो गया राजस्थान, राजस्थान के ठीक नीचे हो गया गुजरात। आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र, 2-2 हो गए ना। इससे आगे बढ़ो, छत्तीसगढ़, इसके ठीक नीचे कौन सा हो गया तेलंगाना। इससे आगे बढ़ो, ओडिशा, जो उड़ीसा है, इसके आगे आपका आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 2, 4, 6, 8 राज्य तो सीधे होगी, पूरी बेल्ट होगी। एक राज्य ये आपका झारखंड है, अभी तक सारे राज्य आसपास है, 9 के 9 राज्य, ठीक है। 10वां राज्य आपका थोड़ा सा दूर है, वो आपका है हिमाचल प्रदेश। 9 राज्य तो ये बिल्कुल है, इनमें भी याद करने के लिए मैंने बताया कि 2-2 राज्यों की चेन लेके चलो, 2, 4, 6, 8, 9वां झारखंड और ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो काम याद करना आसान हो जाएगा। कौन से 10 राज्य जहां पे 5वीं अनुसूची लागू होती है या प्रशासन की व्यवस्था जो दी गई है, इन 10 राज्यों के बारे में है जहां पे कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जो कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई है। इन क्षेत्रों में क्या किया गया है कि एक जनजातीय परिषद का गठन किया जाएगा, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होगी 20, ठीक है। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जिसके लिए वो सलाह किससे ले सकता है? राज्यपाल से उससे सलाह ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में एक क्या किया जाएगा, एक आपका जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होगी 20 होगी। नेक्स्ट है आपका 6ठी अनुसूची। जो 6ठी अनुसूची है वो केवल 4 राज्यों में है, 4 राज्यों के लिए है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
इन 4 राज्यों के जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की व्यवस्था है। कभी कभी लगता होगा कि इन राज्यों को हम भूल जाएंगे, भाई भूलेंगे नहीं। जैसे इससे पहले 5वीं राज्य है, जो 5वीं अनुसूची है उसके बारे में बताया था, ठीक इसी के बारे में भी ऐसे ही है। 5वीं अनुसूची का देखा ना आपने, 2-2 की चैन थी नीचे तक। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, ओडिशा हो गया अब इसका नाम, इसका आंध्र प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक इसी तरह देखोगे आप नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, ये चारों राज्य कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट के। तो देखो भाई, ये हो गया आपका सबसे ऊपर आसाम, ये क्षेत्र हो गया आसाम। आसाम से नीचे हो गया आपका मेघालय, मेघालय से नीचे हो गया आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा से ये हो गया आपका मिजोरम। तो ऊपर से नीचे की तरफ ये 4 राज्य हैं जो इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं। याद करने में आसानी होगी ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा भाई, कभी भूल कर भी नहीं भूल पाओगे इस तरह से इनको याद करोगे तो छठी अनुसूची जो है वो किसके बारे में व्यवस्था करती है, नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं इनके बारे में ये व्यवस्था करती है। इसके अंदर क्या किया गया है, इन क्षेत्रों में शासन चलाने के लिए स्वशासित जिले घोषित किए गए हैं, गठित किए गए हैं। स्वशासित शासित जिले हैं क्या, कि छोटे क्षेत्रों को इनके जो जनसंख्या है, जो आदिवासी जनसंख्या है, जो यहाँ की जो जनसंख्या है, जो एसटी समुदाय के जो लोग हैं, उनके लिए एक अलग से डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए हैं। ठीक है, और उन जो डिस्ट्रिक्ट जो है, उन जिलों का जो शासन जो चलाते हैं, उनके लिए जिला परिषद का गठन किया गया। उन क्षेत्रों के लिए जिला परिषद का गठन किया गया है। उस जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 30 है, जिसमें से 26 को निर्वाचित किया जाएगा और 4 राज्यपाल के द्वारा चुने जाएंगे। जो ये 4 हैं, ये जब तक राज्यपाल चाहेंगे जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। बाकी जो है आपके 26 हैं, इनके चुनाव होंगे प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी छठी अनुसूची थी। इसके अंदर आसाम के अंदर 3 जिले बनाए गए हैं, मेघालय के अंदर 3 जिले बनाए गए हैं, त्रिपुरा के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और आपका जो मिजोरम है उसके अंदर 3 है। सभी के अंदर 3-3 है, त्रिपुरा के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह का। ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी। त्रिपुरा में ओनली 1 है, बाकी इनमें 3-3 जिले इस तरह के बनाए गए। नेक्स्ट आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो 7वीं अनुसूची है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो कार्य हैं, कार्यों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, कि कौन सा कार्य है, कौन सा काम या कौन सा बिल या कानून केंद्र सरकार बनाएगी या लाएगी, या कौन सा राज्य सरकार, या कौन सा कार्य या कानून दोनों सरकार मिलकर करेगी। जो संघ सूची है, इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में जो अब हैं 100 हो गए। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे, 66 थे, अभी वर्तमान में जो हो गए हैं वो हो गए हैं 61। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में हो गए 52। 42वें संशोधन के द्वारा इसके जो 5 विषय थे वो यहां से कम करके इसमें जोड़ दिए गए थे। राज्य सूची से 5 विषय हटाकर कम करके प्लस कहां कर दिए गए, समवर्ती सूची में कर दिए गए। ठीक है, संघ सूची के अंदर विषय जो आते हैं वो आपका आता है, रक्षा का विषय है, सेना जो है, सेना किसका कार्य है, आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेल है आपकी, डाक है आपकी, ये सब आपकी संघ सूची के कार्य है। दूसरी तरफ राज्य सूची के हैं, जो पुलिस है आपकी, और इसके अलावा जेल है, आपका राज्य परिवहन व्यवस्था है, वो सब आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जो दोनों सरकार मिलकर कार्य करती हैं, जो जैसे आपका परिवार कल्याण योजनाएं हैं, स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जनसंख्या का है, तो इससे संबंधित जो विषय हैं ये सब आपके समवर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट है आपकी 8वीं अनुसूची, भाषाएं। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या जो थी वो थी 14। अभी कितनी है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। ठीक है, समय के साथ साथ इसमें 3 संशोधन के द्वारा अन्य भाषाएं जोड़ी गई। 1967 में, ये जो 8वीं अनुसूची के अंदर 1967 67 के अंदर 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। 1967
92 में आपके 71वें संशोधन के द्वारा 3 नई भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकण, मणिपुर और नेपाली। इसके बाद आपका जो लास्ट संविधान संशोधन हुआ वो हुआ आपका इसके अंदर 2003 में, वो था आपका 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली और एक रहेगी आपकी डोगरी। तो इस प्रकार 4 भाषाएं इसके अंदर जोड़ी गई आपकी, जो कब जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है उसके अंदर क्या है? भू सुधार से संबंधित है और जमींदारा प्रणाली जो होती थी उसको खत्म करने के लिए किया गया था। ये 9वीं अनुसूची आपके मूल संविधान में नहीं गई थी। इसको कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 1951 से पहले 1950 तक क्या था आपका? 8 ही अनुसूचियां थी। संविधान बनने के 1 साल बाद ही संविधान में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी और पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भू सुधार से संबंधित थे। उस समय इसके अंदर विषयों की संख्या थी मात्र 13। अभी वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या हो रही है 284। अभी वर्तमान में 284 इसके अंदर विषयों की संख्या हो चुकी है। अभी ये करंट में क्या है? करंट की घटना है, इससे संबंधित अभी न्यूज में चल रहा है। क्या है कि आरक्षण से संबंधित जो बिल होता था उसको तमिलनाडु के कुछ व्यक्ति लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि जो आपका आरक्षण से संबंधित है ये मौलिक अधिकार है। जब इससे रिगार्डिंग अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, आरक्षण का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। अब वर्तमान में चर्चाएं क्या हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची में शामिल करने से क्या होता है? जो ये इसके अंदर हैं, जो विषय इसके अंदर है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस विषय पर अभी चर्चाएं आपकी चल रही हैं। तो इसको भू सुधार इसका मुख्य था, जिसको लेकर आप ये 9वीं अनुसूची जो है शामिल की गई थी। इसके बाद है 10वीं अनुसूची, दल बदल। जिस समय 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में मूल संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके तहत क्या होता था? जब तक कि किसी दल के कम से कम 1/3 सदस्य अपने दल को छोड़कर नहीं जाते थे तो वे सदस्य की मान्यता खत्म हो जाती, चाहे वो लोकसभा के या राज्यसभा के क्यों ना थे, या आपकी विधानसभा के सदस्य क्यों ना थे। जब भी किसी दल के सदस्य 1/3 से कम सदस्य अपने दल को छोड़कर जाएंगे तो उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ इसमें बदलाव किया गया। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में इसको 2/3 कर दिया गया। 1/3 के स्थान पर 2/3 कर दिया गया। कब? 2003 के अंदर इसमें जो बदलाव किया गया। ठीक है। अब क्या कर दिया गया कि जब तक अपने दल के सदस्य 2/3 सदस्य इसको अपने दल को छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक वो मान्य नहीं होंगे, वो वैलिड नहीं होंगे, उनकी मान्यता ही समाप्त हो जाएंगी। देखिए भाई, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि कब कब इसका उल्लंघन हुआ। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ, उसके तुरंत बाद ही इसका देखने को ये जो है दल बदल देखने को मिला। देखो कैसे, उस समय के तत्कालीन मद्रास के अंदर जो चुनाव हुए उसके अंदर 125 सीट जो थी वो किसकी थी? कांग्रेस की थी। ठीक है। और 223 जो सीट थी वो अदर थे। कांग्रेस सरकार बना नहीं पा रही थी। अब अदर लोग जो है ये आपस में मिलकर सरकार बनाना चाह रहे थे, लेकिन तत्कालीन उस समय के वहां के राज्यपाल ने क्या किया? आपके जो गवर्नर जनरल होते थे सी राजगोपालाचार्य, इनको क्या किया?
सरकार बनाने का न्योता दे दिया और इन्होंने सरकार बना ली। कांग्रेस के सहयोग से इन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो पहली बार तो इसका प्रयोग वहां देखने में मिला था, लेकिन वो थोड़ा हटके था। इसके बाद क्या हुआ, आपने सुना होगा आयराम गयाराम। आयराम गयाराम क्या है ये? देखो 1967 के अंदर हरियाणा के अंदर एक होते थे विधायक गयालाल। गयालाल एक दिन में तीन दल बदल दिए एक ही दिन के अंदर। किसने? गयालाल ने। तो तब से कहा जाता है आयराम गयाराम। तो गयाराम चला गया और गयाराम आ गया। ठीक है, आयराम गयाराम जो है वो ये था। इसके बाद 1967 में जब चौथी लोकसभा के चुनाव हुए, 1967 में जब इसके चुनाव हुए, इसके बाद में बड़ी मात्रा के अंदर अधिकतर आपके जो राज्य की विधानसभा थी उसके अंदर क्या थी कि कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हार गई और 1967 से 1969 तक लगभग 550 विधायकों ने अपने दल छोड़े और दूसरे दल ज्वाइन किए। तो इस तरह से ये बड़ी मात्रा में ये क्या हो रहा था, दल बदल हो रहा था। इसके रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में क्या लाया गया, दल बदल अधिनियम लाया गया, जिसमें क्या रखा गया था, 1/3 सदस्य, जिसको 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में क्या कर दिया गया, 2/3 सदस्य कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 11वीं अनुसूची पंचायती राज। जो पंचायत है, पंचायती राज है, ये आपकी 11वीं अनुसूची थी, जो आपकी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 या 93 भाई, 1992 93 दोनों लिख देते हैं। कुछ बुक में आपको 92 मिलता है, कुछ में 93 लिखता है, और इस बहस भी होती है। बहस होने की कोई बात नहीं है भाई। इसका ये 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पेश किया गया था, यहाँ पे पास हो गया। 23 दिसंबर 1992 को ये कहाँ पे हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। और अप्रैल के माह के अंदर ये 1993 में ये कानून बना, राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी। तो 92 में तो ये लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था, और 93 में क्या हुआ था, इसको राष्ट्रपति साहब ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, तब से कि ये कानून बना था। आपने देखा होगा पंचायती राज सबसे पहले आपके राजस्थान राज्य में लागू हुआ था भाई, राजस्थान के नागौर के अंदर। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया। यदि कंप्लीट रूप से पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से किस राज्य में लागू हुआ, तो वो आपका था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कब हुआ, ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को ये कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर लागू हुआ। इससे संबंधित 3 कमेटियां बनी आपकी भाई, इससे संबंधित 3 कमेटी बनी। कमेटियां तो बहुत बनी, लेकिन 3 के बारे में हम बात करेंगे जिनकी चर्चाएं आपने भी सुनी होगी। पहली कमेटी जो बनी थी आपकी, वो बनी थी 1957 के अंदर, जो थी बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसके बाद आपकी दूसरी जो कमेटी बनी थी, वो बनी थी आपकी सेकंड जो थी, वो बनी 77 के अंदर, 1977 के अंदर बनी, जो थी अशोक मेहता। ठीक है, तो तीसरी जो कमेटी बनी, वो बनी आपकी 1985 के अंदर, GV राव समिति। ठीक है, 3 ये कमेटियां, इससे संबंधित आपकी समितियां जो बनी हैं। जो अशोक मेहता समिति थी, इसने जो है पंचायत को 3 स्तर के अंदर, लेवल के अंदर डिवाइड किया था। अशोक मेहता ने 2 लेवल 2 स्तर के अंदर डिवाइड किया था। और 85 के अंदर GV राव मेहता जो राव समिति जो थी, इसने क्या कहा था, पंचायत को बिना जड़ की घास बताया था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका नगर निगम, लास्ट अनुसूची है। ये आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 93 दोनों ही डेट लिख देता हूँ, सेम वही बात है इसके अंदर भी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है, वो है मद्रास। आपकी मद्रास नगर निगम कब बन के तैयार, कब थी आपकी, 1687-88 में। इसके बाद आपकी बम्बई बनी, और आपकी
कलकत्ता, बम्बई और कलकत्ता आपकी जो इसके बाद 1726 में ये दोनों ही आपकी बम्बई कलकत्ता। तो ये आपकी नगर निगम थी। जो पंचायत को कार्य करने के लिए जो विषय प्रदान किए गए थे वो 29 विषय थे जिनमें पंचायत काम कर सकती है, और नगर निगम को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास अनुसूचियाँ। आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।